उनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ जी, कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी। प्रियंका जी संघर्ष करो, प्रियंका जी संघर्ष करो। मैं हमारे शहर मंडला जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय राकेश तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि वो यहां उपस्थित हम सब की तरफ से हमारी जननेत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी का स्वागत करें। कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय राकेश तिवारी जी, हम सब जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए। हमारी जननेत्री हमारे बीच में उपस्थित है। इस तरफ और स्वागत के पश्चात हमारे बीच में हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा राकेश तिवारी जी से कि वो माननीय कमलनाथ जी का भी स्वागत तिरंगे से करेंगे। इसके बाद ज्यादा समय हम बीच में व्यतीत नहीं करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे बीच में हम सबके लाडले नेता आदरणीय ओंकार मरकाम जी उपस्थित हैं। वो आए और हमारे निवास के विधायक आदरणीय अशोक मस्कोले जी, उनसे निवेदन है कि 2 मिनट आकर वो भी हमारी जननेत्री के सामने आप सबको संबोधित करें। विधायक अशोक मस्कोले जी। धन्यवाद तरुण भैया। हम सबकी नेता आदरणीय प्रियंका जी, हमारे जन जन के नेता आदरणीय कमलनाथ जी, गोविंद सिंह जी, हमारे सुरजेवाला जी, हमारे यहाँ ऊपर उपस्थित सभी गणमान्य हमारे नेतागण, हमारे कार्यकर्ता साथी, मंचासीन, आप सभी को मैं मां नर्मदा की इस पावन भूमि गढ़ा गोंडवाना की भूमि पे मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दना सभी का हिंदेटन सबको निवेदन किया कि इंदिरा मैया पोती प्रियंका गांधी जी अपना मंडल पावन भूमि ते वातानंद सबकुन से निवेदन किया कि कई ताली बजे सबकुन ने स्वागत की। हमारे जन जन के नेता आदरणीय कमलनाथ जी बीचते हिंदूर और अभी मत कई जोड़े किसी स्वागत की। मेरा आदरणीय कमलनाथ जी, प्रियंका गांधी जी, मेरा निवेदन है कि मैंने जो गोंडी भाषा में जो बात की है 8वीं अनुसूची में लेके हमारी इस भाषा को आप उद्धार करेंगे। हमारे यहाँ की समस्या है पलायन, विस्थापन और ये जो गरीबी का क्षेत्र है, यहाँ पर उद्योग के कोई स्थान नहीं है। मेरा निवेदन है कि इसके लिए स्पेशल कोई भी प्रोजेक्ट मंडला से आप शुरुआत करें ताकि हम अपने अच्छे क्षेत्र की जनता को हम अच्छा कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। जरूर सरकार बनने पर इन बातों पे जरूर गौर किया जाएगा और इनको इंप्लीमेंट भी किया जाएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं निवास के हमारे जहां ये सभा मां नर्मदा के तट पर हो रही है, स्थानीय विधायक आदरणीय नारायण पट्टा जी से कि वो भी आए, 2 मिनट में अपना संबोधन जरूर दें। बोलिए नर्मदा मैया की। आदिवासी समाज के जननायकों के वीरता, शौर्य और बलिदानों की भूमि एवं मां नर्मदा की गोद में बसी मेरी विधानसभा परिवार के ग्राम रामनगर में आदरणीय प्रियंका दीदी, हम सबके नेता मार्गदर्शक पिता तुल्य माननीय कमलनाथ जी, माननीय प्रभारी सुरजेवाला जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी, मैं आप सब लोगों का अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूं। दीदी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पिता तुल्य और भविष्य के मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने जब सरकार थी तो उन्होंने मेरे विधानसभा में वेटनरी कॉलेज की सौगात दी थी, जो स्वीकृत होने के बाद केवल संचालन के लिए बचा था। लेकिन भाजपा को हमारे आदिवासी समाज और समाज के लोगों से इतना नफरत है कि हमारे बच्चों के भविष्य से उस कॉलेज को आज साल 4 साल बाद भी शुरू नहीं कर पाए। हमारे आदिवासी क्षेत्र के गांव में 24 घंटे बिजली नहीं होती है। आदरणीय कमलनाथ जी ने सब स्टेशन स्वीकृत किया था, लेकिन भाजपा वालों ने आज तक उसकी स्वीकृति नहीं दी। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये एक
एक ऐसा पवित्र स्थान है, हमारे गौड़ राजाओं का यहाँ पर राजमहल है, ये गढ़मंडला की राजधानी थी, ये हमारा पूरा आदिवासी ट्राइबल बेल्ट है। मैं आपका इस आदिवासी ट्राइबल बेल्ट में स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं और मां नर्मदा की पवित्र भूमि पर आपसे आग्रह करना चाहता हूं, ये सारे हमारे मंच के सामने बैठे हैं, ये सब संकल्प लेना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई का समय आ चुका है, हम लोग माननीय कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण पट्टा जी। मैं आवाज देना चाहता हूं हमारे बीच में उपस्थित लोकप्रिय विधायक डिंडोरी के पूर्व मंत्री आदरणीय ओंकार मरकाम जी को कि वो आए और वो भी संबोधन दे। ओंकार मरकाम जी। नर्मदा मैया की, वीरांगना रानी दुर्गावती की, वीरांगना रानी दुर्गावती के पावन भूमि पर हमारे देश के आवाज और माता बहनों के वीरता के प्रतीक आदरणीय दीदी प्रियंका गांधी जी हमारे बीच में उपस्थित, हमारे आने वाले 17 तारीख के बाद 18 तारीख को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे प्रिय नेता माननीय कमलनाथ जी, आदरणीय हमारे प्रभारी आदरणीय रणदीप सुरजेवाला जी, आदरणीय संजय कपूर साहब, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी, आदरणीय सुरेश पचौरी जी, अरुण यादव जी, उपस्थित हमारे सभी सम्मानित नेता और गांव-गांव से आए हुए हमारे सभी सम्मानित कार्यकर्ता साथियों। दीदी, मैं सबसे पहले स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। दीदी 1983 में रानी दुर्गावती जी के नाम से आपने जबलपुर का यूनिवर्सिटी को रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी बनाया। इसके लिए हमारा समाज हमारे नेता स्वर्गीय इंदिरा जी के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता है। दीदी, आज आपके बीच में मैं बताना चाहता हूं, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, आदिवासियों के साथ अन्याय चरम सीमा पे है। हमारे बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या करके 10 फीट गड्ढे में गड़ाने का काम ये भाजपा के नेताओं ने किया। इन्होंने हमारे आदिवासी भाई के घर में घुस करके मार मार के उसको उनका जीवन खत्म करने का काम भाजपा ने किया। आदिवासी दिवस के दिन इन्होंने आदिवासियों पर गोली चला करके आदिवासियों पर अन्याय का काम भाजपा ने किया। आज हम आपके बीच में ये संकल्प लेना चाहते हैं कि पूरे आदिवासी भाजपा को हटाने के लिए तैयार है। बताओ, तैयार है? तैयार है? दीदी, मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं, जब साहब ने और आपने मंत्री बनाया था, हमने आदिवासी दिवस का छुट्टी देने का काम किया। यह शिवराज सिंह ने बंद कर दिया। हमने हमारे जो चौगान है जहां हेलीकॉप्टर उतरा है, वो 1 करोड़ रुपए का भवन आदरणीय कमलनाथ जी ने हमको आस्थान योजना बनाने के साथ शुरू किया था। हमारे गांव-गांव में जन्म पे 50 किलो, मृत्यु पे 1 कुंटल और हर गांव में 25,000 बर्तन देने का काम हमने शुरू किया था, जिसको बंद कर दिया। पर आपके आशीर्वाद से माननीय कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनते ही वो योजना चालू हो जाएगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सब लोगों को पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के बटन को दबाना है और 17 तारीख नजदीक आ रहा है। जब तक बटन चू न करे, छोड़ना नहीं, कांग्रेस को जिताना है और माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। आदरणीय दीदी का सभी आदिवासियों के तरफ से हृदय की गहराई से बधाई और फड़ा पेंता रानी दुर्गावती दायिता राजा शंकर शाह रघुनाथ साहता। बहुत बहुत धन्यवाद। इस ओजस्वी भाषण के बाद ओंकार मरकाम जी के मैं आवाज देना चाहता हूं, जिनको 2018 में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व आपने सौंपा था और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का चुना था, और हमारे भविष्य के होने वाले भावी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी वो आए और आप सबको संबोधित करें। कांग्रेस पार्टी
आदरणीय प्रियंका जी, रणदीप सुरजेवाला जी, गोविंद सिंह जी, सुरेश पचौरी जी, कमलेश्वर पटेल जी, हमारे विधायक ओंकार भाई, डॉक्टर गोविंद सिंह तो बोल दिया मैंने, ओंकार भाई, डॉक्टर मस्कोले, हमारे बाकी भी सबका नाम मैं नहीं ले रहा, हमारे सभी यहाँ आदरणीय विधायक और आसपास से आए हुए सभी नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मेरे साथ पहले नारा लगाइए, बड़ा देव की, नर्मदा मैया की, रानी दुर्गावती की, जल जंगल और जमीन के यहां जो सब सच्चे साथी आदिवासी भाई बहन बैठे हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। प्रियंका जी यही सही हमारे साथी हैं, हमारे जल जंगल और जमीन जिनका पहला अधिकार है, जिनका वो ये साथी यहां उपस्थित हैं। जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी। मैं देश के आदिवासी महामानवों को प्रणाम करता हूं। मैं भगवान बिरसा मुंडा को प्रणाम करता हूं। मैं रानी दुर्गावती को प्रणाम करता हूं। रघुनाथ शाह को प्रणाम करता हूं। शंकर शाह को प्रणाम करता हूं। टांटिया मामा को प्रणाम करता हूं। बादल भाई को प्रणाम करता हूं। भीमा नायक को प्रणाम करता हूं। खाजिया नायक को प्रणाम करता हूं। सीताराम कंवर को प्रणाम करता हूं। रघुनाथ सिंह जी को प्रणाम करता हूं। सब हमारे देश के, केवल इधर के नहीं, हमारे देश के आदिवासी नेताओं को मैं प्रणाम करता हूं। बहुत खुशी हुई आप सबके बीच में आकर। बहुत पुराना संबंध है। मैंने अपने जवानी का बहुत समय मंडला में काटा है। आप सब, जब मैं देखता हूं इतने सारे चेहरे, इतने सारे पुराने चेहरे जो मेरे साथ उस समय लगा रहते थे, भाई बहनों, याद है आपको? तो यहां आकर मुझे बड़ी खुशी होती है, पर दुख भी होता है। आज क्या हालात है हमारे प्रदेश के, हमारे मंडला के, हमारे नौजवानों के भविष्य का क्या हाल है भ्रष्टाचार का। प्रियंका जी, आप उस प्रदेश में आई हैं जहां बेरोजगारी पूरे देश भर में नंबर 1 है। अभी पलायन की बात हो रही थी। हमारी माताओं और बहनों ने कितने प्यार से अपने बच्चों को पाला पोसा है, और आज का नौजवान जो निराश चेहरे हैं इनके, इनमें हमें मुस्कुराहट लानी है। प्रियंका जी, आप उस प्रदेश में आए हैं जो सबसे भ्रष्ट प्रदेश है देश में। सही बात है, भ्रष्टाचार। आप सब यहां बैठे हैं, आप भ्रष्टाचार के शिकार हैं या भ्रष्टाचार के गवाह हैं? क्या हाल है भ्रष्टाचार का? पैसे दो, काम लो। 50 एकड़ जमीन है, पैसे दो और गरीबी रेखा में नाम लिखा लो। सही बात है ये आज हालात भ्रष्टाचार के हैं। आज हमारा किसान, भटकता किसान, जो कभी खाद के लिए, कभी बीज के लिए, कभी सही मूल्य के लिए। प्रियंका जी, आप उस प्रदेश में आए हैं, और अब तो मैं आपसे लंबी बात नहीं करना चाहता, आपसे ही कहना चाहता हूं, 32 दिन बचे हैं। 32 दिन बचे हैं जब चुनाव आएगा। 17 नवंबर को चुनाव है। ये किसी केवल उम्मीदवार का चुनाव नहीं है, ये केवल किसी पार्टी का चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश और मंडला के भविष्य का चुनाव है। और ये भविष्य सुरक्षित रखना, प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखना, मंडला का भविष्य, डिंडोरी का भविष्य सुरक्षित रखना आपके हाथ में है। याद रखिएगा, जो आप बटन 22,000 घोषणाएं की हैं। मंडला जबलपुर की जो सड़क है 10 साल से बन रही है। 10 साल से, पहले 4 लेन की बन रही थी, अब 2 लेन की बन रही है, लेकिन 10 सालों में बना नहीं पाए। वही मैं कह रही हूं, ढंग से नहीं बनी है। आप आ जाइए ना मंच पे।
मुझे बताते रहिए। यहाँ की सड़क की तो ये स्थिति है कि गडकरी जी जो मंत्री हैं, जो सड़क बनवाते हैं, उनको आकर माफी मांगनी पड़ी आपके सामने। ये बात है, आप सोचिए। इतने सारे घोटाले, बच्चों के पोषण में घोटाला, मिड डे मील में घोटाला, सर्व शिक्षा अभियान में घोटाला, स्कॉलरशिप में घोटाला, भर्ती परीक्षाओं में घोटाला, तो बच्चों का भविष्य क्या है? आप बताइए बहन, आप ऐसे कर रही हैं, क्या भविष्य है? आप अपनी बच्चों के लिए मेहनत करती हैं कि नहीं? मेहनत करती हैं, मेहनत से उनका पालन पोषण करती हैं। तमाम दुनिया भर की समस्याएं होती है, लेकिन माँ बाप क्या चाहते हैं कि बच्चों की परवरिश ठीक ढंग से हो, बच्चे आगे बढ़े। लेकिन आपको अंधकार ही अंधकार दिख रहा है। जब आपके स्कूल में पोषण पर घोटाला हो रहा है, जब स्कॉलरशिप पे घोटाला है, जब भर्ती की परीक्षाओं में घोटाला है, तो बेचारा नौजवान करे क्या? स्कूल करता है, पढ़ाई करता है, अच्छे अच्छे अंक भी लाता है, आगे जाकर फीस भरता है, ट्यूशन करेगा, भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी करेगा बेचारा। माँ बाप कभी कभी घर से बाहर भी भेज देते हैं, दूर कहीं पे ट्यूशन सेंटर में, किसी शहर के अंदर की, जा बेटा पढ़ ले, अच्छा भविष्य बनेगा। और फिर क्या होता है? उसमें घोटाला हो जाता है, हर स्तर पर घोटाला। तो बेचारा परीक्षा देता है, परीक्षा में पास भी हो जाता है, लेकिन नियुक्ति नहीं होती, क्योंकि घोटाला हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है। तो जब अगली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ भविष्य में दिख नहीं रहा है, उम्मीद ही नहीं रही, तो आगे कैसे बढ़ पाओगे? आपका विकास कैसे हो पाएगा? सबसे बड़ा व्यापम का जो घोटाला हुआ यहाँ, पता नहीं कितने लोग मर गए उसमें, किसी ने इंक्वायरी, जांच तक भी नहीं कराई, और वही सरकार चली जा रही है। मां नर्मदा पे घोटाला, महाकाल में घोटाला, मंदिर में जो मूर्तियां लगाई हैं उस पर भी घोटाला। तो थक नहीं गए हो आप? थक गए हो ना? क्योंकि आखिर देखिए, जो नेता होते हैं, राजनीति में आते हैं, किस लिए आते हैं? ज्यादातर तो ये भावना रख के आते हैं कि कुछ सेवा करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, और आपको भी उनसे कुछ उम्मीद रहती है कि ठीक है, ये मेरे गांव का एक नेता है, और मेरे लिए करेगा, है कि नहीं? लेकिन जब आपको दिखता है कि चाहे कुछ भी मंच पे आकर कुछ भी कह रहे हैं, आपको कुछ भी कहानियां सुना रहे हैं, लेकिन सच्चाई इनकी कुछ और है। जब आपको दिख रहा है कि सालों से, 10 सालों से आपकी सड़क नहीं बन पा रही है, जब आपको दिख रहा है कि यहाँ नर्मदा मैया में घोटाला हो रहा है, आपके बच्चे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, यहाँ से पलायन करके चले जा रहे हैं बड़े बड़े शहरों में भटकते हुए नौकरी ढूंढने के लिए, तो क्या आप नहीं सोचते कि बहुत हो गया है, कि अब सरकार बदलने का समय आ गया है? जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको सबक सिखाने का समय आ गया है, और एक ऐसी सरकार लाने का समय आ गया है जो आपके लिए काम करे। मैं तो ये भी नहीं कह रही हूं कि मेरी बातों पर चलो, अपना अनुभव होगा ना आपका। अब आप बताओ, आपके जीवन में तरक्की आई है क्या इन सालों में? जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे उद्योगपति हैं, क्या आपका बिजनेस बढ़ा है? नहीं बढ़ा। जो किसान बैठे हैं, उनकी खेती, क्या उससे खेती से उम्मीद रख सकते हैं कि उनको सहायता मिलेगी सरकार की, कि रोजगार बनेंगे और मजबूत, कि कमाई अच्छी होगी? क्या उम्मीद रखते हो आप? और महंगाई कितनी बढ़ी है, आप बताओ। महंगाई को कम करने का काम किया है इन्होंने? नहीं किया। आज देखिए क्या कह रहे हैं आपको, कि आपको सिलेंडर देंगे 500 रुपए में, कह रहे हैं। अच्छा बहनों, आप में से कितनों के नाम में सिलेंडर है आज? नहीं है ना? परिवार के नाम में होगा सिलेंडर। अब जब आप सिलेंडर लेने जाती हैं तो क्या होता है? आप सोचती हैं कि चलिए अपने नाम में बदलवा दें, क्योंकि उन्होंने कहा है सिर्फ महिलाओं को मिलेगा। आप सोचती हैं कि चलो परिवार का सिलेंडर है, अपने नाम में डलवा दें। और जब डलवाने के लिए जाते हैं तो कितना मांगते हैं आपसे? 4000 रुपए। तो पहले कहते हैं कि आपको मुफ्त में से, मतलब आपको 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। ठीक है, उनको अच्छी तरह मालूम है कि ज्यादातर परिवारों का सिलेंडर महिलाओं के नाम नहीं है।
फिर आप जब बदलने जाते हैं तो आपसे 4,000 रुपए मांगते हैं। और इसके ऊपर भी सोचिए, देखिए, कांग्रेस की जब सरकार थी आपको 60 रुपए में राशन मिलता था कि नहीं मिलता था, और 425 रुपए में सिलेंडर मिलता था। इसका मतलब है कि 485 रुपए में आपको राशन भी मिल जाता था, सिलेंडर भी मिल जाता था। सच बात है। अब इन्होंने आपसे कहा कि चलो सिलेंडर हम आपको 500 में दे देते हैं, राशन आपको मुफ्त दे रहे हैं, ठीक है। और सिलेंडर आज तक, जब तक इन्होंने 500 की बात की, इतने सालों से इनकी सरकार चल रही थी, तो आपको कितने का मिलता था? 1125 रुपए का। तो हम दे रहे थे आपको 485 रुपए में सिलेंडर और राशन। इनके मुफ्त के राशन के साथ आपको 1125 में सिलेंडर मिल रहा था। तो नुकसान किसका हो रहा था? तो इन्होंने तो मार्केटिंग अच्छी कर ली, अभी भी कर रहे हैं। महिलाओं को 500 में सिलेंडर मिल जाएगा, मुफ्त में आपको राशन मिल रहा है, लेकिन असलियत क्या है इसको पहचानो। नुकसान अभी भी आपका हो रहा है। देखिए, आपके बच्चे बीमार पड़ते हैं, दवाई खरीदनी पड़ती है, दुकान जाते हो, महंगी महंगी दवाइयां, दवाई पे जीएसटी है। आपके छत में से पानी गिर रहा है, छत को ठीक करना है, सीमेंट, कुछ भी आपको जिस चीज का इस्तेमाल करना होता है वो महंगा हो गया है, उस पे जीएसटी है। मेरे किसान भाई बहन, डीजल पे, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उस पे जीएसटी है। तो कैसे गुजारा कर रहे हैं? कभी मैं सोचती हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा आप गुजारा कैसे कर पा रहे हो। एक तरफ रोजगार बंद है, बना ही नहीं रहे हैं। जहां से बनते थे बड़े बड़े पीएसयू, वो तो सारे इन्होंने अपने बड़े बड़े दोस्तों को बेच दिए। छोटे उद्योगों से रोजगार बनते थे, खेती से बनते थे, सब बंद कर दिया। मनरेगा बंद कर दिया, ग्रामीण रोजगार बंद कर दिया। छोटे छोटे उद्योग, दुकानदार इतने त्रस्त और परेशान है, खुद कमा नहीं पा रहे हैं, रोजगार कहां देंगे? एक तरफ रोजगार बंद, दूसरी तरफ महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, ऊपर से अत्याचार लादे जा रहे हैं आप पे। तो आप गुजारा कैसे करते हैं? आप सुबह जब उठते हैं तो कैसे सोचते हैं कि चलो एक और दिन हम निकाल लेते हैं, चलते हैं हम तेंदुपत्ते को चुनने के लिए, शायद कुछ कमाई हो जाए। क्या ये सही है जो आपके साथ हो रहा है? क्या ये सही है? जोर से बोलो। सही नहीं है, क्योंकि हम सब जो यहाँ खड़े हैं आपकी वजह से खड़े हैं। जितने भी नेता हैं, हमारी पार्टी के हों, किसी और पार्टी के हों, उनको बनाने वाले आप हैं। आप सत्ता नहीं दोगे ना, आप वोट नहीं दोगे, तो हिम्मत है किसी की इस स्टेज पे आने की, इस मंच पे खड़े होने की? तो शक्ति किसकी है? जोर से बोलो, शक्ति किसकी है? वोट किसका है? तो इस्तेमाल करो इस शक्ति को, आंख मत बंद करो, जागरूक बनो, अपनी शक्ति को समझो, इसे पहचानो। ये जो खेल खेले जाते हैं आपके साथ, इनको देखो, कितने पद खाली हैं सरकार में। आप कहीं भी किसी भी स्तर पर देखिए, पद खाली पड़े हैं, लेकिन यहाँ के नौजवान बेरोजगार हैं। क्यों? पद पड़े हुए, पद दो, भरो उनको। नहीं, आप भर्ती के घोटाले करते हैं, भरना नहीं चाहते। आप स्वास्थ्य की व्यवस्था में देखिए, 70,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था में हर स्तर पर 90% से ज्यादा पद खाली हैं। ये मंडला में आपका अस्पताल नहीं है आज तक। 18 सालों से सरकार है, आपको दूर दूर जाना पड़ता है जब आप बीमार पड़ते हैं। क्यों? ये सरकार तो आपने बनाई है। जैसे मैंने कहा, सत्ता आपने दी है, वोट आपका था, तो अब जिम्मेदारी भी तो आपकी बनती है। मैंने कहा, मैं इंदिरा जी की पोती हूं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं आपके सामने सच बोलूं, कि मैं जो बातें करूं वो बातें करके भूल न जाऊं। लेकिन आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपके भी पूर्वज इस देश के लिए शहीद हुए। जब मैं यहां आई, जब मैंने अपना भाषण शुरू किया, तो कितने नाम लिए। ये किसके पूर्वज थे? आपके पूर्वज।
इन्होंने इस देश के लिए, आपकी धरती के लिए लड़ाई की, आजादी की लड़ाई लड़ी, तो उनके प्रति भी आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं के प्रति। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है कि आप ऐसी सरकार चुने जो आपके देश प्रदेश में विकास लाए और आपके लिए दिन रात काम करे। अगर यहाँ अस्पताल नहीं है तो इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी आपके सामने आने की, कि 18 साल से सरकार चला रहे हैं, 10 सालों से सड़क नहीं बना पाए, 18 सालों से यहाँ अस्पताल नहीं बना पाए। आज पूरे प्रदेश में सीएचसी में एक भी आंख का डॉक्टर नहीं है। जब आंख की बीमारी होती है कहाँ जाते हो? प्राइवेट में जाना पड़ता है। ठीक है, जाओ प्राइवेट में, लेकिन पैसे ही नहीं कमा रहे हो, कमाने के मौके नहीं मिल रहे हैं, कमाई नहीं हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो कहाँ प्राइवेट में जाओगे इलाज कराने के लिए? किसी ने सोची है ये बातें? तो ये देखिए, अगर एक सही सरकार होती है, उसकी सही नियत होती है, तो बहुत कुछ हो सकता है। आपने सुना होगा, राजस्थान के किसी भी राजस्थान के वासी से पूछिए, वहां चिरंजीवी योजना है, कांग्रेस की सरकार है। चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक आपका इलाज मुफ्त सरकार कराती है। मैं तो हार्ट पेशेंट से मिली हूं वहां, कि उनकी पूरी हार्ट की सर्जरी, दिल की सर्जरी की है, और सरकार ने पूरे पैसे भरे उसके लिए, 15 लाख रुपए। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी ऐसी योजनाएं हैं जिससे इलाज मुफ्त हो रहा है। मैं एक बच्चे से मिली, उसको एक खून की बीमारी थी, उसके पिताजी हाथ जोड़ के कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार ने इसका पूरा इलाज कर दिया है। रोजगार बनाने का काम सरकार की जिम्मेदारी होती है, नौजवानों का जो भविष्य है वो सरकार की जिम्मेदारी है। आपने सुना होगा कि हम बार बार कहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। इससे पता चलेगा कि ओबीसी के कितने लोग हैं, दलित के कितने लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के कितने लोग हैं इस देश में। और आप सोचिए कि भाजपा की जो देश में केंद्र में सरकार है, इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। अरे हम तो यही कह रहे हैं कि गिनती तो करो। हम ये मांग कर रहे हैं कि गिनती करो, हमें बताओ। आप सोचो, आपका बड़ा परिवार है, बड़ा घर है, बड़ा परिवार है, बहुत सारे बच्चे हैं। अगर आपको मालूम ही नहीं कि कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितने बच्चे स्कूल जाने लायक हैं, कितने बड़े हैं, छोटे हैं, तो आपको ये जो गिनती है ये करनी जरूरी होती है कि नहीं होती है? कि आप जा रहे हो दुकान, कुछ खरीदना चाहते हो उनके लिए, तो जानना तो जरूरी है ना कि बहुत बड़ा परिवार है भाई, वो चाचा जी के 3 बच्चे हैं और मामा जी के 4 बच्चे हैं। जरूरी है कि नहीं? घर में जरूरी होता है, अगर बड़ा परिवार होता है या बड़ा गांव होता है। अब हम कह रहे हैं देश में गिनती करो, हमें बताओ पिछड़ी जाति के कितने हैं, अनुसूचित जाति के कितने हैं, दलित कितने हैं, अनुसूचित जनजाति के कितने हैं। गिनती करो, तभी हमें पता चलेगा कि इनके साथ सही न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि आज न्याय नहीं हो रहा है। बिहार में ये गिनती की गई, जिसे जनगणना कहते हैं, क्या पता चला? 84% लोग ओबीसी, दलित और अनुसूचित जनजाति के हैं, ये पता चला। अब जब देखा कि पद कितने कितने लोगों के पास है, बड़े बड़े पद, चाहे अधिकारी हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, तो पता चला कि कहीं नहीं है। जिन लोगों की आबादी ज्यादा है उनको पद नहीं मिल रहे हैं, उनको मौके नहीं मिल रहे हैं। तो जब हम कहते हैं कि जाति जनगणना करो, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई गिनती करो ताकि न्याय हो सके, ताकि जितने ओबीसी हैं उनको न्याय मिल सके, जितने अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको न्याय मिल सके। जब हम नौकरियों की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, तो ये सब हो सके। लेकिन ये सरकार इतना भी नहीं करना चाहती। ये इतना भी नहीं करना चाहते। कहते हैं कि हम ये कह रहे हैं क्योंकि हम जनता और समाज को बांटना चाहते हैं, इसलिए। लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम न्याय दिलवाना चाहते हैं, और ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये न्याय नहीं दिलवाना चाहते हैं। आज किसान परेशान है, यहाँ के मेरी आदिवासी बहन भाई परेशान हैं,
नौजवान परेशान हैं, तो आप सोच समझ के अपना वोट डालिए, क्योंकि इस वोट से आपके अगले 5 साल तय होंगे। आपके बच्चों का भविष्य क्या होने वाला है वो तय होगा। 1.5 साल में कांग्रेस पार्टी ने यहां कितने काम किए? 15 महीनों में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, सामाजिक सुरक्षा का पेंशन 600 रुपए किया, 1 करोड़ परिवारों को 100 रुपए में 100 यूनिट की बिजली दिलवाई, 1000 गौशालाएं बनाई, 12,000 बर्तन बैंक बनाए, ओबीसी आरक्षण को 14% से 27% तक बढ़ाया। कांग्रेस की सरकार आपके लिए काम करके दिखाती है। आज भी आपके सामने कुछ गारंटी लाई है, इनके बारे में मैं 2 मिनट के लिए आपको बताती हूं, उसके बाद आप जा सकते हैं घर। कष्ट हो रहा है, शायद धूप भी है। देखिए, जैसे किसान को कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था, उसको हम फिर से शुरू करेंगे। तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे। 100 रुपए में जैसे 100 यूनिट बिजली आपको पहले दिलवाई थी, वो फिर से दिलवाएंगे। 200 यूनिट की बिजली हाफ की जाएगी, बिल हाफ की जाएगी, मतलब उसकी बिल आधी आएगी। पुराना पेंशन लागू होगा। जितने भी अधिकारी हैं, सरकारी जो रोजगार होता है उसका महत्व यही होता है कि जब वो रोजगार मिलता है, वो नौकरी मिलती है, तो हमें लगता है कि चलो ठीक है, रिटायर होने के बाद भी कुछ आते रहेगा, हम सही सलामत सुरक्षित रहेंगे। आज वो भी छीना गया है आपसे। तो जहां जहां कांग्रेस सरकार में है, अभी भी ओपीएस लागू है, और हम चाहते हैं कि प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी लागू होगा। गैस के सिलेंडर के लिए जैसे हमने पहले कहा, आपको 500 रुपए में आपको सिलेंडर मिलेगा,